नमस्कार। आज का अपना बिंदु अनुनासिक है अर्थात चंद्र बिंदु है। चंद्र बिंदु के बारे में हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे तथा उससे बनने वाले प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंध रखते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु अनुनासिक ध्वनि है। किस प्रकार की ध्वनि है? अनुनासिक ध्वनि है। अनुनासिक किसे कहा जाता है? जिस ध्वनि का उच्चारण मुख तथा नासिका दोनों से किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अनुनासिक ध्वनि कहा जाता है। अर्थात मुख और नासिका दोनों से उच्चरित होने वाली ध्वनि अनुनासिक कहलाती है। चंद्र बिंदु को हम इस चिन्ह के रूप में व्यक्त करते हैं। व्यवहारगत हम कहते हैं ये चांद है और ये क्या है? बिंदु है। जबकि वैज्ञानिक तथ्य इसका क्या है कि इसके चारों ओर हम अगर गोलाकार आकृति बना देते हैं, वृत्त बना देते हैं, तो यहाँ स्पष्ट होता है कि ये चांद और ये बिंदु न होकर के ये क्या है? मुख है और ये क्या है? नासिका है। तो ये तो नासिका हो गया और ये मुख हो गया। तो चंद्र बिंदु का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? मुख तथा नासिका होता है। इसी को आधार मान करके है ना भाषा वैज्ञानिकों ने इस चिन्ह को अंकित किया। रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अनुस्वार का उच्चारण स्थान बताते हैं तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान बताते समय स्पष्ट होता है कि ये क्या है? जो बिंदु है वो क्या है? नासिका है और उसके नीचे जो लगा है वो क्या हो गया? मुख हो गया। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है और चंद्र बिंदु का उच्चारण स्थान क्या है? मुख और नासिका है। इस मुख को हटाते हैं तो ये कार्टून से क्या बन जाएगा? ये नासिका ही शेष रह जाएगा। चंद्र बिंदु धीमी ध्वनि है जबकि अनुस्वार क्या है? तीव्र ध्वनि है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हमने इससे पहले अनुस्वार पढ़ा था तो अनुस्वार को किस रूप में व्यक्त किया? तीव्र ध्वनि के रूप में। जबकि चंद्र बिंदु है जो अनुनासिक है वह क्या है? धीमी ध्वनि, यानी उसका उच्चारण करते हैं तो मुख और नासिका से धीमी गति से ध्वनि बाहर की ओर गमन करती है। जैसे चांद, चांदनी, आंख, आंच, पांच, सांच, इस प्रकार। और जब अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि नासिका से बाहर की ओर गमन करती है। श्वास वायु नासिका से बाहर की ओर गमन करती है। तीव्र गति से हम उच्चारण करते हैं। अंक, अंग, अंश, पंख, इस प्रकार। उच्चारण में पूर्ववर्ती स्वर की आवश्यकता रहती है। यानी जब हम चंद्र बिंदु का उच्चारण करते हैं, अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो इसमें किसकी आवश्यकता रहती है? पूर्ववर्ती स्वर की आवश्यकता रहती है। कहने का मतलब ये हुआ कि चंद्र बिंदु है उसका प्रयोग स्वर के सहयोग से ही होता है। स्वतंत्र रूप में हम कहीं पर भी चंद्र बिंदु और अनुस्वार दोनों का ही प्रयोग स्वतंत्र रूप में कहीं भी नहीं कर सकते। इसलिए इसका जब उच्चारण करते हैं तो पूर्ववर्ती स्वर की आवश्यकता रहती है। जैसे आंख, आंच, पांच, इस प्रकार। इसी प्रकार पूर्ववर्ती स्वर की आवश्यकता किस में रहती है? अनुस्वार में भी पूर्ववर्ती स्वर की आवश्यकता रहती है, क्योंकि चंद्र बिंदु जो अनुनासिक है वो और अनुस्वार दोनों ही है वो स्वर के सहयोग से उच्चरित होते हैं। स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण नहीं होता। अनुनासिक को परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी चंद्र बिंदु है उसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। जबकि हमने अनुस्वार जो पढ़ा उस अनुस्वार को हम बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। कब? जब अनुस्वार के बाद में पंचवर्ग में से कोई वर्ण आता है तो अनुस्वार अपने ही वर्ग के, यानी जो पंचवर्ग का वर्ण आ रहा है उसी के पंचम वर्ण में बदल जाता है। ये हमने पढ़ा था। जिस प्रकार ये झंडा है, यहाँ अनुस्वार है और इसके बाद में ट वर्ग की ध्वनि आ रही है तो यहाँ पंचम वर्ण क्या आ गया? अणय आ गया। धंधा है, यहाँ अनुस्वार अंकित है और उसके बाद में जो ध्वनि आ रही है वो तय वर्ग की आ रही है, इसलिए अनुस्वार किसमें बदल गया? तय वर्ग का पंचम वर्ण यानी नय में बदल गया। तो कहने का मतलब हम अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदल सकते हैं
बशर्ते अनुस्वार के बाद में पंचवर्ग में से कोई वर्ण आता है तो। लेकिन अनुनासिक ध्वनि जो चंद्र बिंदु है उसको हम पंचवर्ण में नहीं बदल सकते या अन्य रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे कुआं, गां, बांस, ठूस, ये यथावती रहता है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ठेठ हिंदी शब्दों में जो अनुस्वार होता है वह वास्तव में अनुनासिक होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे पूछा हुआ प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन शब्दों से पूछा हुआ प्रश्न है कि मैं जो है उससे संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है कि ठेठ भाषा के शब्दों में जो अनुस्वार अंकित होता है वह वास्तव में क्या होता है, अनुनासिक ध्वनि होती है। जैसे जहीं, ज्यों, में, मैं, ये सारे के सारे जो ठेठ भाषा के शब्द हैं उनमें जो अंकित चिन्ह है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, अनुनासिक है। क्या है, अनुनासिक, यानी चंद्र बिंदु है। जबकि हम उसको लिखते किस रूप में है, अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। यहाँ एक तथ्य और काम करता है कि जब किसी भी वर्ण पर ई यानी दीर्घ ई की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा या औ की मात्रा आती है तो वहां हम अनुनासिक जो चंद्र बिंदु है उसको हम अनुस्वार के रूप में व्यक्त करते हैं। जबकि होता क्या है, वो चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक होता है। सामान्यतः हम चंद्र बिंदु और अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो स्थिति क्या रहती है कि वर्तमान समय में जब देखते हैं कि चंद्र बिंदु के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर देते हैं, अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं और सामान्यतः व्यवहारगत ऐसा चलता भी रहता है। लेकिन दोनों में भिन्नता है और अनुस्वार और चंद्र बिंदु के प्रयोग के कारण उनमें क्या है, अर्थ में भिन्नता नजर आती है। देखिए आप, हंस है, यहाँ क्या है, अनुस्वार है, और हंस यहाँ क्या है, चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक है। तो यहाँ हंस का अर्थ तो क्या हो गया, एक पक्षी हो गया, पक्षी विशेष। और ये हंस जो क्या है, हंसना, क्या हो गई, क्रिया हो गई, हंसी, हंसना। तो हंस, हंस में अंतर हो गया। यहाँ अनुस्वार के कारण इसका अर्थ अलग हो गया, यहाँ चंद्र बिंदु अनुनासिक के कारण इसका अर्थ क्या हो गया, क्रिया के रूप में हंसना क्रिया हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का अपना एक महत्व है। पुरुष वचन विकार के कारण आने वाले चंद्र बिंदु को हम अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। पुरुष के कारण या वचन विकार के कारण एक वचन को हम बहुवचन में बदले तब स्थिति है ना वो अलग रहती है। जैसे कर है, एक वचन के रूप में है, करें, यहाँ ये जो अंकित है वो क्या है, अनुनासिक ध्वनि होगी। इसका उच्चारण हम मुख और नासिका से करेंगे, करें, ये कार्य करें। उसी प्रकार लड़का, लड़कों बहुवचन में, है, हैं, राम पढ़ता है और हम सब पढ़ते हैं, ये सारे के सारे क्या हो गए, एक वचन हो गए। और यहाँ क्या हो गया, बहुवचन हो गया। वचन परिवर्तन नहीं हो लेकिन शब्द में भिन्नता नजर आती है, तब भी है ना ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। देखिए आप, लड़कियां यहाँ अनुनासिक है और लड़कियों यहाँ जो चंद्र बिंदु है उसको हमने अनुस्वार के रूप में व्यक्त किया है, लेकिन वास्तव में क्या है, ये भी अनुनासिक है, चंद्र बिंदु है। लड़कियां, लड़कियों शुद्ध वाचन हो गया। तो कहने का मतलब पुरुष और वचन विकार के कारण या शब्द रूपांतरण के कारण भी हम क्या है, चंद्र बिंदु को अनुस्वार के रूप में व्यक्त करते हैं, लेकिन वास्तव में वो होता क्या, अनुनासिक ध्वनि होती है। ई, ए, आई, ओ, औ की मात्रा वाले वर्णों पर अंकित चिन्ह क्या होता है, अनुनासिक होता है। यानी ई, आई, ओ, औ इनकी मात्रा किसी वर्ण पर लगी हुई होती है, तब वहां क्या होता है,
वो अंकित चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। जैसे कहीं, यहीं, वहीं, मैं, कहीं, कहाँ, धन, ही, यहीं, यहाँ, धन, ही, वहीं, वहां, धन, ही। यहाँ ये ऐसा ही प्रतियोगी परीक्षाओं में तीनों ही उदाहरण पूछे हुए हैं। ये है लोप संधि है, यानी है का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। भिन्नता देखिए आप, कहा ये चंद्र बिंदु है, अनुनासिक है, लेकिन इसको जब हम कहीं में लिखते हैं तब क्या है, ये अनुस्वार के रूप में लिखते हैं, बशर्ते इसका उच्चारण क्या होता है, अनुनासिक होता है। इसी प्रकार यहाँ धनी, यहाँ ये चंद्र बिंदु स्पष्ट हो गया। किसी को बताएं, हम समझाए तो आसानी से बता सकते हैं कि देखो यहाँ है, वो मात्रिक स्वर ई की मात्रा होने के कारण क्या हुआ, चंद्र बिंदु है वो अनुस्वार के रूप में अंकित है। इसी प्रकार वहां, धन, ही, वहीं, इस पर भी क्या हो गया, ये अनुनासिक ध्वनि है जो अनुस्वार के रूप में व्यक्त है। युग्म शब्द के रूप में हम देख सकते हैं कहीं, कही, यहीं, यही, वहीं, वही। युग्म शब्द बन गए। तो कहीं है वो स्थानबोधक हो गया, जैसे राम कहीं रहता है, स्थानबोधक हो गया। और उसने ये बात कही, ये क्रियाबोधक हो गया। कह, धन, ही, कहना क्रिया हो गया। तो कहीं और कही में क्या हो गया, अंतर हो गया, ये युग्म शब्द बन गए। बहुत अच्छा प्रश्न भी बन गया। यहीं, वह यहीं रहता है, तो स्थानबोधक हो गया। यह, यही बालक है जिसने कल अच्छी ईमानदारी का परिचय दिया, तो यह, धन, ही, ये संकेत बोधक हो गया। उसी प्रकार वहीं, वहीं को हम वाक्य में प्रयोग करें, सुधा वहीं रहती है जहां 2 साल पहले वो रहती थी, तो वहीं स्थानबोधक हो गया। प्रधानमंत्री जी ने वही बात कही है जो 5 साल पहले कही थी, तो वही, यानी ये संकेत बोधक हो गया। वह, धन, ही, ये संकेत हो गया। तो कहने का मतलब कहीं, यहीं, वहीं, कही, यही, वही, अनुनासिक के कारण इनके अर्थ में क्या होती है, भिन्नता होती है। और युग्म के रूप में ये अच्छे प्रश्न भी बनते हैं। मैं का संधि विच्छेद करते हैं, मैं, धन, ए, ये वृद्धि संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। ये इसके बारे में पूछा हुआ है कि इस पर अंकित चिन्ह का नाम क्या है, तो अंकित चिन्ह का नाम क्या, अनुनासिक है, यानी चंद्र बिंदु है। अधिकांशतः दीर्घ स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग देखने को मिलता है। हम जब भाषा को पढ़ते हैं तो उसमें अधिकांशतः जो दीर्घ स्वर होते हैं, उन दीर्घ स्वरों पर किसका प्रयोग देखते हैं, चंद्र बिंदु का। जैसे कुछ उदाहरण है, आंख, आंच, पांच, कांच, सांप, गांठ, दांत, टांग, ऊंट, सूंड, मूंछ, पूंछ, लूंछ, मूंग, सूंठ, आंचल, आंगन, बांसुरी, लांगना, गूंथना, कुआं, धुआं, मियां, दाएं, बाएं। पुनरावृत्ति वाले शब्दों के साथ में भी अनुनासिक का प्रयोग होता है। जैसे बूंदा बांदी, बूंद बूंद, कंप कंपी, फूं फूं, धूं धूं। इस प्रकार हम व्यवहार में अनुनासिक का प्रयोग देखते हैं। अनुनासिक ह्रस्व स्वरों वाले शब्द, यानी ह्रस्व स्वर है, उन पर भी अनुनासिक का प्रयोग हम देखते हैं। अनुनासिक का प्रयोग देखने को मिलता है। जिस पर मुंह है, हंस, हंसी, हंसना, बमर, बमरा, बमरी, धुंधला,
कुंवर, कुंवरी, धंसकर, उड़ेलना, ऊंचा, ऊंचाई, उंगली, अंगुली इत्यादि। इस प्रकार आज हमने अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु को पढ़ा, उससे बनने वाले प्रश्नों के बारे में हमने जाना, प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इनकी एक बार पुनः परिचर्चा कर लेते हैं। अनुनासिक की उच्चारण स्थान के बारे में अनेक बार पूछा हुआ है, तो उच्चारण स्थान वाला प्रश्न हो गया कि अनुनासिक का उच्चारण स्थान यानी चंद्र बिंदु का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो मुख और नासिका होता है। अनुस्वार का क्या होता है, नासिका होता है। उच्चारण में पूर्ववर्ती स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, किसके उच्चारण में, चंद्र बिंदु के और अनुस्वार के उच्चारण में। अनुनासिक किस प्रकार की ध्वनि है, तो अनुनासिक है वो क्या धीमी गति की ध्वनि है, जबकि अनुस्वार क्या है, तीव्र गति की ध्वनि है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। ठेठ शब्दों में जो अनुस्वार होता है उसको हम किसके रूप में अंकित करते हैं, क्या है, अनुस्वार के रूप में अंकित करते हैं, जबकि वास्तव में वो होता क्या है, चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक होता है। ये भी अच्छा प्रश्न है कि अंकित चिन्ह का नाम क्या है, ऐसा पूछा जा सकता है। भिन्नता के बारे में पूछा जाए, युग्म शब्द बन गया हंस, हंस। इस प्रकार वचन संबंधी प्रश्न, पुरुष और वचन के कारण विकार निम्न में से किसमें हुआ है, किसमें नहीं हुआ है, इस प्रकार का अच्छा प्रश्न बन सकता है। ये प्रश्न है जो हमने अभी चर्चा की कि ऐसा ही प्रतियोगी परीक्षाओं में जो संधि पद है ना, उनमें पूछे हुए हैं। तो ऐसा ही प्रतियोगी परीक्षा की आप विगत प्रश्न पत्र को उठा करके देखोगे तो उनमें ये सारे के सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। युग्म शब्द का अच्छा प्रश्न बना जो हमने चर्चा की, कहीं, कहीं, इस प्रकार। और अधिकांशतः चंद्र बिंदु का प्रयोग यानी अनुनासिक का प्रयोग दीर्घ स्वर पर होता है, उसके उदाहरण श्यामपट्ट में हमने कुछ लिखे हैं। वर्तमान में श्यामपट्ट क्या हो गया, सफेद पट हो गया, जो हम जिसका प्रयोग कर रहे हैं। अनुनासिक ह्रस्व स्वर वाले शब्दों पर भी किसका प्रयोग होता है, अनुनासिक का यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। तो कल आपके सामने एक नया बिंदु लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।